हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या वृंद में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की ज्योग्राफी, और उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हम देख रहे थे उत्तराखंड के नदी तंत्र को। क्या देख रहे थे? उत्तराखंड के नदी तंत्र को। और पिछली क्लासेस में एक छोटी सी मिस्टेक आपकी हो चुकी थी। ठीक है, वह मिस्टेक आपकी यह थी, इधर से जो आपकी क्या, एक आपकी सरयू नदी आ रही थी। ठीक है, सरयू, और साथ में आ रही थी इसकी पूर्वी रामगंगा। कौन सी? पूर्वी रामगंगा। सरयू, कौन सी? सरयू और पूर्वी रामगंगा। ठीक है, यहां पर आपका रामेश्वर तीर्थ है। क्या है? रामेश्वर तीर्थ। ठीक है, रामेश्वर तीर्थ यहाँ पर स्थित है आपका। ठीक है, भगवान राम के नाम से रामेश्वर तीर्थ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस रामेश्वर तीर्थ को मैंने गलती से मेरे मुंह में, या मैंने लिख दिया था यहाँ सोमेश्वर। क्या? सोमेश्वर मैंने लिख दिया था, लेकिन ये सोमेश्वर नहीं है, ये क्या है आपका? रामेश्वर तीर्थ आपका यहाँ पे है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि एक आपकी सहायक नदी पनार नदी। किसकी? पनार नदी। मैंने कहा था पनार नदी का जो संगम है आपका सरयू के साथ। ठीक है, और उसके बाद जो आपका मैंने कहा कपकोट और काकड़ी घाट मैंने कहा था। ठीक है, तो एक बच्चे ने कहा था कि सर, ठीक है, ये आपका काकड़ी घाट, काकड़ी घाट मैंने ऊपर, और कपकोट, कपकोट मैंने नीचे बता दिया था। ठीक है, किताबों में क्रम कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अब पर्टिकुलर मैं तो गया हूं नहीं आज पे। ठीक है, मैं कुमाऊं के जिलों में लगभग लगभग नहीं घुमा हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक लॉजिक वाली बात है कि बागेश्वर कपकोट कहां पर? बागेश्वर में है, जबकि काकड़िया घाट आपका अल्मोड़ा प्लस नैनीताल की सीमा पर है, और अधिकतम भाग इसका नैनीताल में आता है। ठीक है, जब मैंने उत्तराखंड की मैपिंग आपको पढ़ाई थी, तो सबसे नीचे उधम सिंह नगर के ऊपर नैनीताल और ऊपर अल्मोड़ा। ठीक है, और बागेश्वर आपका इधर रहा है, यानी कि आपका कपकोट ऊपर रह गया। ठीक है, और आपका काकड़ी घाट नीचे रह गया। ठीक है, तो कपकोट आपका अवश्य फैलाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नदी तंत्र में। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कपकोट का आपका, कपकोट आपका बागेश्वर में आता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई उसमें। ठीक है, तो आज आपके उत्तराखंड में नदी तंत्रों की लगभग लगभग क्या होगी? समाप्ति होगी, यानी कि आखिरी क्लास आपकी होने वाली है उत्तराखंड नदी तंत्रों की। ठीक है, आज हम उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण नदियों को पढ़ लेंगे, जो आपकी छोटी बड़ी जितनी भी नदियां बची है। देन कल आपकी एक छोटी सी क्लास और आएगी, जिसमें हम उत्तराखंड के टॉप 10 नदियों को दिखेंगे क्रमवार तरीके से, यानी कि इनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता और घटता क्रम कल की एक छोटी सी क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, कि चाहे वो आपका लंबाई के अनुसार हो या उसका बेसिन के अनुसार हो। बेसिन, ठीक है, किस नदी का बेसिन क्या कहते हैं? ये देखो, ये आपकी एक नदी है, इसमें बहुत सारी नदियां आपकी क्या मिलती है नदी में। ठीक है, बहुत सारी नदियां। तो जो इस नदी का पूरा क्षेत्र होता है, यानी कि इस नदी, ये आपकी मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियां जो होती है, इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, इसको कहते हैं नदी बेसिन। तो इसके आधार पर आपकी कौन सी नदी सबसे बड़ी है, ठीक है, और कौन सी आपकी मतलब टॉप 10 नदियां या टॉप 3-4 नदियां हम देख लेंगे, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकती है। ठीक है, हालांकि ये बात आपकी कल की है, जो बात आपकी आएगी आज, आपकी आएगी एक अलग टॉपिक, आपका अलग नदी तंत्र। ठीक है, हमने यमुना पढ़ लिया था, भागीरथी पढ़ लिया, अलकनंदा पढ़ लिया, गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया, काली हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम देखने वाले आपको पश्चिमी रामगंगा। कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र। ठीक है, जो आपके पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र है, इसके बारे में किताबों में कुछ स्पष्ट जानकारी है नहीं। ठीक है, स्पष्ट यानी कि इसका उद्गम का, इसकी लंबाई का, छोटे मोटे फैक्टल चीज तो आपकी है, फैक्चुअल चीजें, लेकिन प्रॉपर यह नदी कहां से निकलती है, और बीच में इससे कौन कौन सी नदी और मिलती है, कौन सी नदी कहां पर मिलती है, उतना स्पष्ट तरीके से किताबों में इसका नदी तंत्र दिया नहीं हुआ। और अलग बात जो है, आपकी पश्चिमी रामगंगा, यह एक ऐसी नदी है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में बहती है। किसमें? गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में बहती है। कौन है वो? पश्चिमी रामगंगा आपकी। ठीक है, अब ये गढ़वाल और कुमाऊं में कैसे बहती है? ये पौड़ी के राढ़ क्षेत्र, पौड़ी का राढ़ क्षेत्र आपका कौन सा है?
पौड़ी का राठ क्षेत्र है, पौड़ी का जो ऊपरी भाग है आपका, लघु हिमालय वाला भाग, ठीक है। तो देखो पौड़ी में क्या है आपका, पौड़ी में एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी बनता है कि पौड़ी में आपके निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है। हालांकि उसको जनजाति का दर्जा दिया नहीं गया है, लेकिन कह देते हैं कि कोई जनजाति टाइप के जो लोग रहते हैं वहां पर कौन से लोग हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि राठी जनजाति पौड़ी के ऊपरी हिमालयी भागों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये चीजें भी आपको क्या ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उन्हीं ऊपरी भागों में आपका आता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय में हमने एक चीज देखा था, दूधातोली का पठार। हमने कहा था दूधातोली का पठार आपका चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी की सीमा पर है। किसमें, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी की सीमा पर। यह आपका मैप है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे उत्तरकाशी, ये चमोली, पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। ये नीचे आपका पौड़ी, नीचे क्या है पौड़ी, ठीक है। पौड़ी और चमोली की सीमा लगती है, और इधर से आपका अल्मोड़ा, ये आपका अल्मोड़ा, ठीक है। तो ऊपर आपका चमोली, नीचे से पौड़ी और ये अल्मोड़ा, इसकी सीमा पर आपका क्या है, यहाँ पे दूधातोली का पठार है। क्या है, दूधातोली का पठार है आपका, ठीक है। और यही दूधातोली के पठार से निकलती है नदी, और अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह होकर राज्य से बाहर हो जाती है। अब देखो गढ़वाल से निकलकर कुमाऊं में प्रवेश किया, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, है ना। अल्मोड़ा के नीचे आपका नैनीताल, नैनीताल के नीचे उधम सिंह नगर। इस प्रकार से ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में बहती है, ठीक है। ये चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा था आपको पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके बारे में किस किस प्रकार से आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, आपको ये चीजें देखनी है, ठीक है। अब देखो आप, पश्चिमी रामगंगा, सबसे पहले इसका उद्गम यानी कि कहां से निकलती है। इसका उद्गम मैं एक बार नहीं 10 बार आपको बता चुका हूं। इसका उद्गम होता है दूधातोली पठार से। कहां से, दूधातोली पठार से, दूधातोली पठार से। और दूधातोली पठार मैंने कहा क्या है, दूधातोली पठार आपका पौड़ी, अल्मोड़ा और CHAMOLI चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली की सीमा में आपका क्या है, दूधातोली पठार। लेकिन जहां से इस पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है वह क्षेत्र आपका कहां है, पौड़ी में है। पौड़ी का कौन सा क्षेत्र है, पौड़ी का राठ क्षेत्र। पौड़ी का कौन सा, पौड़ी का राठ क्षेत्र कहते हैं। इसी राठ क्षेत्र में आपकी क्या है, पौड़ी में राठी जनजाति निवास करती है। क्या करती है, इसी क्षेत्र में आपकी पौड़ी में क्या, राठी जनजाति, कौन सी, राठी जनजाति निवास करती है। कहां, पौड़ी में। और इस राठी जनजाति को उत्तराखंड के प्रमुख 5 जनजातियों में नहीं गिना जाता है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसका उद्गम का दूधातोली के पठार से हो रहा है। ये दूधातोली का पठार जब मैंने लघु हिमालय पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था, ये दूधातोली का पठार आपका कहाँ है, लघु हिमालय में स्थित है। कहाँ है, लघु हिमालय में। तो दूधातोली क्या है आपका, ये आपका लघु हिमालय में क्या स्थित है, लघु हिमालय में स्थित कौन सा है आपका, दूधातोली। तो आप देखो यदि आपसे कभी आयोग थोड़ा सा पैटर्न बदल के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि निम्न में से पश्चिमी रामगंगा का उद्गम किस हिमालय से होता है, ठीक है। आपको ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या मारोगे, आप मारोगे कि कहां से होता है, लघु हिमालय से होता है। या दूधातोली, लघु हिमालय के दूधातोली पठार से निकलते आपकी कौन सी, पश्चिमी रामगंगा। तो देखो एकदम से क्या क्वेश्चन ने अपने अंदाज ही बदल दिया। आदमी सोचता रह जाएगा कि आखिर किस हिमालय से आपकी पश्चिमी रामगंगा निकलती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, जरा सा लॉजिक का प्रयोग करना है कि जो आपका दूधातोली से निकलती है, और दूधातोली आपका लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। दूसरी बात, अब हम देखते हैं इसकी लंबाई, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा जो निकलती है आपके कहां से, दूधातोली पठार, पौड़ी से, ठीक है। जब आपकी दूधातोली पठार पौड़ी से निकलती है आपकी कौन सी, पश्चिमी रामगंगा, तो यह पौड़ी के दूधातोली से होकर, ठीक है, पौड़ी के दूधातोली से होकर और उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर से क्या हो जाती है, राज्य से बाहर, यानी कि पौड़ी से निकलकर और उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर हो जा रही है। तो पौड़ी से उधम सिंह नगर तक राज्य में इसकी लंबाई कितनी है, राज्य में इसकी लंबाई यानी कि उत्तराखंड में लंबाई कितनी है पश्चिमी रामगंगा की,
इसकी है 155 किलोमीटर। 155 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, कहां पर, उत्तराखंड में आपके। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमने कहा कि यह क्या करे आपके, उसका उद्गम दोदातुली से हो गया। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 155 किलोमीटर। अब इस नदी के कुछ उपनाम है। ठीक है, इस नदी के कुछ क्या है, उपनाम। इस नदी के क्या है आपके कुछ उपनाम है। ठीक है, इस नदी के कुछ उपनाम है। इस नदी को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में, महाभारत में, महाभारत में इस नदी को, किसको, पश्चिमी रामगंगा को महाभारत में क्या कहा गया, इसको रथवाहिनी नदी, रथवाहिनी नदी, इसको महाभारत में रथवाहिनी नदी कहा गया है। और यदि हम बात करें आपके मानसखंड की, मानसखंड, तो मानसखंड में इसको परशुराम गंगा कहा गया। मानसखंड में इसको परशुराम गंगा, क्या, परशुराम गंगा कहा गया इसको। अब देखो, अब आप कहोगे कि मानसखंड क्या है। ठीक है, मानसखंड एक किताब है आपकी। ठीक है, एक किताब है आपकी स्कंद पुराण। ये आपकी एक बुक है, ये आपकी बुक है। इस बुक का नाम क्या है, इस बुक का नाम आपका स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। इस बुक क्या आपके क्या है, इस स्कंद पुराण के आपके दो भाग हैं। पहला भाग आपका केदारखंड, और दूसरा भाग है इसका मानसखंड। अब देखो आप, स्कंद पुराण का दो भाग मैंने कहा, केदारखंड और मानसखंड। ठीक है, इस केदारखंड में पूरे गढ़वाल का विवरण, इसका गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन मिलता है। गढ़वाल की भौगोलिक, पुरातात्विक और क्या बोलते सांस्कृतिक चीजों का जो हमें कुछ चीजें क्या अवशेष मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, केदारखंड में हमें पूरे गढ़वाल की झलकियां देखने को मिलती हैं। और वहीं मानसखंड में हमें कुमाऊं के बारे में देखने को मिलता है। जो आपके वर्तमान क्या कुमाऊं है, इस कुमाऊं के बारे में देखने को, हाँ, इन कुमाऊं की जानकारी कहां से मिलती है, मानसखंड से मिलती है। जबकि केदारखंड से आपकी गढ़वाल की और मानसखंड से कुमाऊं की आपकी जानकारी मिलती है। अब देखो आप, मानसखंड क्या है आपका, कुमाऊं का भाग। और मैंने कहा ये रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा आपकी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में बहती है। कैसे, गढ़वाल से आती है कहां, पौड़ी से, और बाद में अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर होते हुए यूपी में प्रवेश कर देती है, और कन्नौज के पास क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो आप, और मैंने कहा मानसखंड में इसका नाम क्या, परशुराम। अब मानसखंड में इसका वर्णन क्यों है, मानसखंड में इसका नदी का वर्णन इसलिए है क्योंकि ये कुमाऊं में भी बह रही है, और कुमाऊं का वर्णन क्या है, मानसखंड में पूरा। यानी कि कुमाऊं का जितना वर्णन आपको मिलेगा पूरा मानसखंड में मिलेगा। और मानसखंड में हमें पश्चिमी रामगंगा का वर्णन परशुराम गंगा के नाम से मिल रहा है, यानी कि यह नदी आपकी कुमाऊं में भी बहती है। इसीलिए इसका वर्णन किसमें, केदारखंड में न होकर किसमें, मानसखंड में, क्योंकि अधिकतर भाग इसका कुमाऊं मंडल में बहता है। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, मैंने कहा जब यह नदी उद्गम कहां से, इसका दूधातोली पठार से, लेकिन यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश कहां से करती है, उधम सिंह नगर से। कहां से, उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर से क्या करती है, यूपी में प्रवेश, यूपी में प्रवेश करती है। और क्या होता है, कन्नौज, यूपी में एक जगह है कन्नौज, पढ़ोगे आप इंडियन हिस्ट्री में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच आपका युद्ध होता है। ठीक है, कन्नौज, तो इस कन्नौज में आपका यह नदी, कौन नदी, पश्चिमी रामगंगा, कन्नौज यूपी, कन्नौज में आपके किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। किससे, गंगा नदी से मिल जाती है, या गंगा नदी में मिल जाती है आपके। कौन सी नदी, पश्चिमी रामगंगा। यानी कि ये पश्चिमी रामगंगा, अगर यदि हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी देखिए तो ये पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है, यह नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी आपकी। कौन सी, रामगंगा या पश्चिमी रामगंगा वहां पे इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप, ये आपका इसका उद्गम और इसका जो संगम होता है, उद्गम दूधातोली और संगम गंगा में कन्नौज के पास इसका हो जाता है। ठीक है, अब देखो
इस पश्चिमी रामगंगा को कहते हैं कि यह क्या, कार्बेट नेशनल पार्क, इसको कहते हैं। अब देखो मैंने आपसे कहा था पहले, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कुमाऊं मंडल, ये आपका गढ़वाल, ये कुमाऊं, यहाँ पर आपका क्या है गढ़वाल में पौड़ी, ठीक है, इधर से आपका उधम सिंह नगर लग जाता है, ठीक है, ये है आपका क्या नैनीताल, ये पौड़ी और नैनीताल, ये है इस एरिया में, पौड़ी और नैनीताल के एरिया में क्या आपका एक नेशनल पार्क है आपका। कौन सा नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क, क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें क्या होता है, जिसमें लोगों को घास वास काटने की जिनमें अनुमति नहीं होती है और लोग वहां अपने जानवर नहीं छोड़ सकते हैं नेशनल पार्कों में, ठीक है, यानी कि सरकार का पूरा नियंत्रण होता है इन जंगलों में, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। अब देखो पौड़ी और नैनीताल में आपका एक नेशनल पार्क फैला हुआ है, कार्बेट नेशनल पार्क, तो कहते हैं इसी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है कौन सी आपकी, पश्चिमी रामगंगा। इस पश्चिमी रामगंगा क्या कहते हैं कि कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच, के बीच से बहती है। क्या कहते हैं कि जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है यह आपके कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से बहती है। क्या केवल एकमात्र नदी आपकी पश्चिमी रामगंगा है जो आपके कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से बहती है, तो आप कहोगे ये सर बिल्कुल नहीं। इस पश्चिमी रामगंगा के अलावा दो अन्य नदी हैं जो आपकी कार्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच आपकी बहते हैं। लेकिन अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है, पश्चिमी रामगंगा को बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है, ठीक है, तो आप कहोगे पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। और इस पश्चिमी रामगंगा के अलावा, ठीक है, इस पश्चिमी रामगंगा के अलावा आपकी दो और नदी हैं जो कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती हैं। उसमें एक है आपकी कोसी नदी और दूसरा है आपका ढेला नदी। कोसी और ढेला नदी भी आपकी ऐसी नदियां हैं जो क्या होती है कार्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच क्या होती है, बहती हैं, ठीक है। कभी आपका, अब देखो आपका कोसी, ढेला और पश्चिमी रामगंगा आपके तीन नदियां होंगी, और जहां पर तीन नदियां या तीन आपके ऑप्शन हो जाते हैं वहां पर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आयोग आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कार्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच से नहीं बहती है। उसमें से आप कोसी, ढेला और पश्चिमी रामगंगा तीन ऑप्शन में दे देगा, चौथी आपको गौदा नदी। तो आदि में बिल्कुल कंफ्यूज कि कौन बहती है नहीं बहती है, हमें तो पता केवल हमें केवल पता है कि पश्चिमी रामगंगा आपकी बहती है किससे, कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच। यदि हमें अन्य इन दो कोसी और ढेला के बारे में पता नहीं होगा तो हम वहां पर फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पश्चिमी रामगंगा, कोसी और ढेला, यह तीन नदियां हैं जो पश्चिमी, जो क्या बोलते इसको, कार्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच से होकर बहती हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप इतना नोट कर लोगे, ठीक है। इस पश्चिमी रामगंगा के क्या है अपनी कुछ सहायक नदियां भी है, क्या है, कुछ सहायक नदियां भी है, ठीक है। इस पश्चिमी रामगंगा की क्या कुछ सहायक नदियां भी है, कुछ क्या है इनकी सहायक नदियां, ठीक है। इनके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक है। वो सहायक नदियां इनकी कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब देखो बिरमा, एक कौन से पहले बिरमा, ठीक है, दूसरा आपका वीनू, वीनू हो गया, बिरमा, वीनू, मंडाल, पलानी, मंडाल, पलानी, नैल नदी, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी, बिरमा, वीनू, मंडाल, पलानी, नैल, ये कुछ क्या है, ये कुछ सहायक नदी हैं किसकी, पश्चिमी रामगंगा की। अब देखो आप, मैंने आपसे कहा था कि दो दातोली पठार से आपकी 5 नदियां निकलती है, उसमें से आपकी पूर्वी नहर, पश्चिमी नहर, पिंडर, ठीक है, हो गया, और पश्चिमी रामगंगा और वीनू। अब देखो पश्चिमी रामगंगा और वीनू, यानी कि यह वीनू नदी किसके साथ, पश्चिमी रामगंगा के साथ ही निकलती है, कहां से, दूधातोली के पठार से। और दूधातोली के पठार से जब ये देखो, ये आपका दूधातोली के पठार
यहाँ से आपकी दो नदियां निकलनी है, एक आपकी पश्चिमी रामगंगा और एक आपकी विनो। ये विनो आगे बढ़कर किसमें मिल जाती है, इस पश्चिमी रामगंगा में ही मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी कुछ सहायक नदियां किसकी, जो किसकी बोलती है, पश्चिमी रामगंगा के। अब इस पश्चिमी रामगंगा के कुछ अन्य सहायक नदियां, ठीक है, कुछ अन्य सहायक नदियां, इसमें से एक है इसकी सहायक नदी कौन सी जो इंपॉर्टेंट है, गो गगास नदी। कौन सी, गगास नदी। अब देखो एक सहायक नदी कौन सी है पश्चिमी रामगंगा की, गगास नदी। और यह गगास नदी आपकी क्या बिल्कुल इंपॉर्टेंट नदी आपकी गगास। गगास नदी से आपका बहुत बार एग्जाम में क्या आपके क्वेश्चन बने हुए। गगास नदी, इसी गगास नदी के तट पर आपका रानीखेत शहर बसा हुआ है। रानीखेत शहर यानी कि कहाँ है आपका, रानीखेत अल्मोड़ा में। रानीखेत कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में। तो इसी रानीखेत, इस क्या गगास नदी के तट पर आपका क्या रानीखेत, रानीखेत बसा है। रानीखेत बसा कहाँ, इस गगास नदी के तट पर। ठीक है, इस गगास नदी से तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि सन 1903 में, कब 1903 में यहाँ पर क्या एक डैम बना था। एक डैम बना है किस पे, इस गगास नदी पर। और उस डैम को कहते क्या, उस डैम को, इसको एक नाम बोलते क्या, भालू डैम। क्या बोलते हैं, भालू डैम। इसको एक क्या बोलते हैं, भालू डैम बोलते हैं। और दूसरा कहते क्या, स्वर्ण झील या डैम, स्वर्ण झील या भालू डैम। इस गगास नदी पर एक डैम बना आपका, एक तालाब टाइप का बना, जहां पर आपकी विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो 1903 में इस गगास नदी पर आपका एक डैम बना, जिस डैम को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, भालू डैम। और जो उसका ऑफिशियल नेम है आपका क्या है, स्वर्ण झील। क्या है, स्वर्ण झील। ठीक है, आपका इस प्रकार से आपकी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और जो अन्य सहायक नदी है किसकी, इससे पश्चिमी रामगंगा की। अब पश्चिमी रामगंगा आपकी निकल कहां से रही, निकल आपकी कहां से रही, पौड़ी से। अब जब आपकी पौड़ी से निकलनी है तो पौड़ी से आने वाली कुछ अन्य सहायक नदियां भी, कुछ ऐसी और नदियां जिनका उद्गम कहां से हो रहा है, जिनका उद्गम भी पौड़ी से ही हो रहा है, लेकिन वो क्या पौड़ी में ही इस पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती हैं। उनमें से एक नदी है खो नदी। क्या है, खो नदी। खो नदी, ये खो नदी क्या है, ये खो नदी भी आपकी पश्चिमी रामगंगा की एक क्या है, सहायक नदी है। अब खो नदी देखो आप, आपका एक धारा आती है लंगूरगाड़। इस नदी का नाम क्या है, लंगूरगाड़। ठीक है, और यहां से आपकी एक धारा आती है, इस धारा को कहते हैं सिलगाड़। क्या कहते हैं, सिलगाड़। अब देखो आपकी एक लंगूरगाड़ आई और एक आई आपकी सिलगाड़। ठीक है, ये लंगूरगाड़ और सिलगाड़ जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है आपका दुगड्डा। इस स्थान का नाम क्या आपका, इस स्थान का नाम है आपका दुगड्डा। क्या है, दुगड्डा। ठीक है, पौड़ी के, पौड़ी से एक रोड क्या जाती है, एक रोड, पौड़ी से एक रोड जब क्या करती है ऊपर लैंड डाउन के लिए करती है, और एक रोड कहां से कट, एक रोड आप रोड आपके करती क्या आपका, जब पौड़ी में आप गुमखाल पहुंचते हैं, पौड़ी का पौड़ी में आप गुमखाल पहुंचते हैं, तो गुमखाल से जरा आगे जाने पर आपकी एक रोड ऊपर कटती है जो आपके लेंस डाउन में आती है। ठीक है, और एक रोड आपके नीचे जाती है कोटद्वार वाली, जो आपका क्या बराबर दुगड्डा कोटद्वार वाली। कौन से, दुगड्डा कोटद्वार वाली। पहले इसमें दुगड्डा आता है, देन आपका क्या आता है, कोटद्वार आता है। और इस दुगड्डा में क्या आपका हाथी वाथी का बड़ा खतरा रहता है इस साइड को। ठीक है, पौड़ी में। अब देखो, ठीक है, जब दुगड्डा में लंगूरगढ़ और सिलगढ़ दोनों मिल जाती है, तो यहां से आगे इस नदी का एक अन्य नाम पड़ जाता है, और इसका नाम पड़ता है खो नदी। इस नदी का नाम क्या पड़ता है, खो नदी। इसको कहते हैं हम क्या, खो नदी। और इसी खो नदी के तट पर आपका एक शहर बसा हुआ है, एक शहर बसा हुआ है। ठीक है, जो वर्तमान में नगर निगम भी है। वह कौन सा, कोटद्वार। कोटद्वार शहर आपका इसी खो नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह था आपका क्या, पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी, बिरमा, विनो, मंडाल, पलानी, नैल। ठीक, कौन कौन सी, बिरमा, विनो, मंडाल, पलानी, नैल नदी इसकी क्या प्रमुख सहायक नदी है। देन हमने कहा गगास नदी क्या इसकी सहायक नदी है। ठीक है, देन खो नदी। खो नदी मैंने आपको बताया लंगूरगढ़ और सिलगढ़ जब आपके दुगड्डा में मिल जाती हैं
तो इसका नाम खो पड़ जाता है। देन आगे खो नदी के तट पर क्या है आपका कोटद्वार शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी पश्चिमी रामगंगा का नदी तंत्र हो गया। ठीक है, क्योंकि इन नदियों की स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई गई है। ठीक है, स्पष्ट रूप से इस नदियों की नहीं है कि ये जो जैसे आपके विरमा है, विनु है, मंडाल है, पलानी है, नैल है, तो यह नदी किस स्थान पर इस पश्चिमी रामगंगा से मिल रही है, ये चीजें क्या इसमें प्रॉपर दिखाई नहीं है, तो उतना या इसमें नदी तंत्र इसका बन नहीं पाता है। हालांकि आप इसका रफ नदी तंत्र आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है कहाँ से निकल जाती है, दो प्राप्त निकलनी। अब बीच में आपकी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां इसकी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नदी है सहायक इसकी। और आप क्या इस नदियों का नाम क्या बिरमा, वीनो, मंडाल, नैल और गगास हो गया, खो नदी हो गया। इस प्रकार से आप अपने याद करने के लिए आप छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। लेकिन इनकी यदि मैं आपसे पूछूं कि पश्चिमी रामगंगा और नैल नदी का संगम कहाँ होता है, तो किताबों में प्रॉपर चीजें इसकी दी नहीं हुई है कि कहाँ पे इसकी क्या संगम होता है, तो फिर यही चीजें कठिन हो जाती है फिर डायग्राम आपका ड्रॉ करना। ठीक है, आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र आपका ये हो गया। देन इसको उतारने के बाद अब देखो ये पूरा आपको दिख रहा होगा, इसको उतार दीजिए और इसको उतारने के बाद आपको हम जो पढ़ाएंगे वो आपकी अगली नदी होगी, यानी कि हमने आज खत्म करना है, यानी कि पूरा करना है। तो छोटी छोटी नदियां आपकी बची हुई हैं, इन सारी नदियों को आप क्या आज पूरा करना है। थोड़ी आपकी क्लास थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, चीजें टाइम पर नहीं पड़ जाए तो अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि भाई 2026 में हर एक विभाग में आपकी जमकर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 2026 क्या आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो राज्य में चुनाव होते हैं, ठीक है, राज्य में जो विधानसभा चुनाव हमारे होते हैं, वो विधानसभा चुनाव आपके कब होते हैं? मोस्टली आपके फरवरी या मार्च में। कब? फरवरी या मार्च में। और फरवरी और मार्च में, फरवरी में मोस्टली आपके होते हैं। ठीक है, फरवरी में मोस्टली हमारे देखेंगे कि अब जब आप पढ़ोगे उत्तराखंड में चुनाव को आप देखोगे तो आप देखना अधिकतर बार आपके चुनाव 14 फरवरी के आसपास होंगे। 14 फरवरी या 7 फरवरी को आपके इलेक्शन हुए होंगे, यानी कि 2027 में। 2027 में फरवरी में या मार्च में, फरवरी या मार्च में आपकी क्या इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव हो जाएंगे 2027 में। तो इस 2027 से पूर्व यानी कि फरवरी और मार्च इससे पूर्व, ठीक है, इससे पूर्व यानी कि इससे एक आध महीने पहले अब आपकी आचार संहिता भी लग जाएगी। ठीक है, तो ये माना आपकी पूरा 2026 में जनवरी से लेकर और दिसंबर तक आप लोगों की तमाम एग्जाम, तमाम विज्ञप्ति निकल जाएगी और तमाम जो आपके लगभग हर एक विभाग में आपकी पोस्ट आएंगी। क्यों? क्योंकि चुनाव है तो आपकी विज्ञप्तियां आएंगी, इस बात की पूरी गारंटी है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस अप्रैल यानी कि 2026 अप्रैल तक कह रहे हैं कि 2000 के लगभग पुलिस कांस्टेबल की भर्ती फिर से आने वाली है। ठीक है, फिर से आने वाली। तो इस बार अगर 2000 भर्तियां ये आ जाती हैं तो केवल आपकी ये 2000 भर्तियां नहीं होंगी, इसमें प्लस आपका फॉरेस्ट गार्ड होगा, प्लस इसका आबकारी होगा, इसमें कि आपका परिवहन सिपाही होगा। ठीक है, अन्य भी इसमें बहुत सारी लेवल 3 की वर्दीधारी जो आपकी जितनी है सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। यदि आपके सच में ये 2000 पोस्टें आती हैं तो कम से कम आपकी 2500 से लेकर 3000 के बीच में आपके ये टोटल भर्तियां आ सकती हैं। और यदि आपकी इतनी बड़ी तादाद में यानी कि 3000 के आसपास यदि आपकी भर्तियां आती हैं सच में ये, तो आप अंदाजा कर सकते हो कि आपका कट ऑफ फिर क्या रहने वाला। कट ऑफ आपका ज्यादा ऊपर नहीं रहेगा। फिर प्लस क्या है 100 नंबर का फिजिकल सभी चीज में आपका होगा, तो आपका कट ऑफ 135-40 ऊपर जाने वाला नहीं है यदि इतनी बड़ी भर्ती सच में आई। ठीक है, अभी तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, बस खबरें सुनने में आती है। आरटीआई लगाई तो उसमें दिखेगा कि 2000 पोस्टें फिर से आने वाली है, सरकार के द्वारा घोषणा भी की गई है। ठीक है, अब जो आपकी अगली नदी है, आप हेडिंग डालो अगली नदी कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी, आपकी कोसी नदी। ये कोसी नदी आपकी, ये भी इस कोसी नदी की आपकी जो क्या लंबाई है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर। और उत्तराखंड की ये मानो सबसे बड़ी साइकिल कौन सी? उत्तराखंड की नदी, उत्तराखंड की जो आपकी क्या है सबसे बड़ी नदी है अलग ये काली नदी। कौन सी? काली नदी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी आपकी काली, देन भागीरथी, देन अलकनंदा, देन नंबर किसका आता है, कोशी का। आप देखो जो आपकी कोसी नदी है उत्तराखंड के टॉप 4 नदियों में क्या है, इसका स्थान है। काली 252 किलोमीटर, भागीरथी 205, अलकनंदा कहीं 195, कहीं 196 किलोमीटर, ठीक है। कोसी 168 किलोमीटर, ठीक है। देन इसके बाद पश्चिमी रामगंगा, देन 148 किलोमीटर आपके टोंस, देन 146 किलोमीटर सरयू, देन 137 किलोमीटर आपकी ये बना होगी, देन आपकी सीधे 110 किलोमीटर भिजंगना, और 110 आपकी मंदाकिनी। ये आपकी कुछ टॉप 10 नदियां हो जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे जो इस कोसी नदी का उद्गम है, ठीक है, जो इस कोसी नदी का क्या आपका उद्गम, यानी कि कहां से निकल रही है कोसी नदी। यदि मैं बात करूं ये कोसी नदी आपकी कहां से निकल रही है, तो आप कहोगे कि सर जिस कोसी नदी का उद्गम हो रहा है आपका कौन से, कौसानी है। कोसे कोसी कोसे कौसानी, अब देखो कौसानी से निकलने के कारण इसका नाम कोशी, ठीक है। और कौसानी में भी कहां से, धार पानी धार से, धार पानी धार से, तो ये धार पानी धार जगह आपकी कहाँ है, कौसानी में। और इसी कौसानी से आपकी ये कोसी नदी निकल रही है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई आपकी 168 किलोमीटर आपकी लंबाई है, किसकी, कोसी की, ठीक है। और इस कोसी नदी के बारे में कहा जाता है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपके क्या जो आपके इससे पहले हमने पढ़े पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, हमने क्या पढ़ी पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा कहते हैं कि यह पश्चिमी रामगंगा के क्या समांतर बहती है, के समांतर बहती है। समांतर किसको कहते हैं, समांतर कहते हैं यदि एक यह नदी इस प्रकार से बह रही है, इसी के ठीक समांतर यदि ये आपकी क्या पश्चिमी रामगंगा है, तो इसकी समांतर कौन सी बह रही है, इसकी समांतर ये आपकी कोसी नदी बह रही है। और समांतर बह तो रही है, लेकिन किन जिलों में, ये आपके कहते हैं कि कोसी नदी आपकी क्या पश्चिमी रामगंगा की क्या समांतर बहती है। और इस पश्चिमी रामगंगा के समांतर कहां पर बहती है, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में। इन 3 जनपदों में, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन 3 जनपदों में यह कोसी नदी क्या होती है, पश्चिमी रामगंगा के समानांतर बहती है। इस कोसी नदी के बारे में एक अन्य इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक अन्य इंपॉर्टेंट चीज, जो इस कोसी नदी का क्षेत्र होता है, इस कोसी नदी के बेसिन को, नदी बेसिन मैंने आपको बताया था अभी, नदी और उसकी सहायक नदियां जितनी होती है, तो इस कोसी बेसिन को, कोसी नदी बेसिन को, कोसी नदी बेसिन या कोसी नदी घाटी को एक नाम है इसका, इसको कहते हैं क्या, धान का कटोरा। क्या कहते हैं, इस कोसी नदी घाटी को एक उपनाम है इसका, इसको कहते हैं धान का कटोरा। तो धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है, तो आप कहोगे कि धान का कटोरा आपका कोसी नदी तंत्र को, या कोसी नदी घाटी को, सॉरी कोसी नदी घाटी को आपका धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कोसी नदी आपकी बागेश्वर कौसानी, बागेश्वर कौसानी, ठीक है। इस कौसानी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इस कौसानी को क्या कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, ठीक है। यह नदी आपकी कौसानी, कौसानी की धार पानी धार से निकलकर और राज्य से बाहर कहां होती है, उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर में कहा, सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर से क्या होती है, राज्य से बाहर हो जाती है, राज्य से बाहर हो जाती है, कहा यू उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से बाहर हो जाती है और यूपी में प्रवेश कर देती है, यानी कि उत्तराखंड से बाहर होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लेती है। कौन सी नदी, ये आपकी कोसी नदी, कहां से, उधम सिंह नगर के, उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से, कहां से, सुल्तानपुर से, ठीक है। अब देखो इस कोसी की भी क्या आपके कुछ अन्य अपनी सहायक नदी है, इस कोसी की क्या है अपनी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है, अपनी कुछ क्या है इस कोसी की सहायक नदियां हैं। अब देखो इस कोसी की सहायक आपकी कौन कौन सी नदी है, आपने एक पढ़ा होगा लाखू, लाखू उड्यार पढ़ा है आपने, लाखू उड्यार, लाखू उड्यार जब आप पढ़ते हो उत्तराखंड में, तो कहते हैं लाखू उड्यार कहां है आपका, लाखू उड्यार आपका क्या है, आपका लाखू उड्यार अल्मोड़ा में है। और क्या कहते हैं, किस नदी के तट पर, सुयाल नदी के तट पर कहते हैं सुयाल। तो ये सुयाल, ये सुयाल नदी क्या है आपकी,
इसी कोसी की क्या है, सहायक नदी है। इसी कोसी की सहायक नदी क्या है आपकी, सुयाल। और कहते हैं कि जो आपका अल्मोड़ा है, जो आपका अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा 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 कहते हैं कि अल्मोड़ा के एक छोर से, अल्मोड़ा के एक छोर से कोसी बहती है, और अल्मोड़ा के दूसरे छोर से क्या बहती है, सुयाल नदी बहती है, जो आगे चलकर एक दूसरे में मिल जाती हैं। और कहते हैं कि कोसी और सुयाल नदी के ठीक बीच में बस आपका क्या, अल्मोड़ा, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, ऐसे किताबों में आपको वर्णन देखने को मिल जाएगा कि अल्मोड़ा आपका कोसी और सुयाल नदी के ठीक के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इस कोसी की सहायक नदी में प्रथम सहायक नदी कौन सी, इसकी सुयाल नदी हमने कहा। ठीक है, अब जब हम, ठीक है, इस कोसी की सहायक नदियां, इस कोसी, कोसी निकल कैसे आपके कौसानी से। ठीक है, इसी कौसानी में आपकी क्या है, एक छोटी सी गाड़, एक छोटी सी गाड़ कहां पे, कौसानी में, कौसानी में आपकी क्या एक छोटी सी गाड़ आती है, जो इस कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, किताबों में समथिंग आपके परीक्षावाणी से वगैरह में 2-3 किताबों में आपका यही चीजें देखी गई है कि कौसानी में आपकी क्या, कोसी से एक अन्य सहायक नदी मिल जाती है। ठीक है, ये कौसानी कहाँ है आपका, बागेश्वर में है। ठीक है, अब मत बोलना कि अल्मोड़ा पहले आ गया, सर अल्मोड़ा पहले कैसे आ गया और कौसानी बाद में कैसे आ गया। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए कि जो सुयाल नदी आपके अल्मोड़ा में है और कौसानी आपका क्या है, बागेश्वर में है। ठीक है, आपके दिमाग में बस खाक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बाकी इनको आगे पीछे करने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके दिमाग में सही बैठनी चाहिए। कौसानी, कौसानी में कहते हैं एक नदी है आपकी, कौन सी, गरुड़ गंगा। किताबों में दिया गया कि जो गरुड़ गंगा है, क्या है, गरुड़ गंगा है, इस कौसानी के समीप भी क्या मिल जाती है, किसमें, इस कोसी नदी में, किसमें, इस कोसी नदी में आपकी मिल जाती है। ठीक है, और यदि इसकी अन्य सहायक नदी की बात करूं, मैं कोसी की अन्य सहायक नदी की मैं अगर बात करूं तो देवगढ़, कौन सी, देवगढ़ प्लस मिनोगढ़ प्लस देवगढ़, मिनोलगढ़, क्या है, मिनोलगढ़ है, मिनोलगढ़ है, मिनोलगढ़। ठीक है, मिनोल, नूल। ठीक है, देवगढ़ प्लस मिनोलगढ़ प्लस सुमालीगढ़, कौन सी, सुमालीगढ़ इत्यादि। वैसे ये नदियां आपकी ना पूछी नहीं जाती है एग्जाम में, आज तक आपकी ये नदियां छोटी छोटी कभी नहीं पूछ गई। यदि कोसी से कुछ पूछेगा तो पूछेगा कि कोसी नदी घाटों को क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से ये चीजें हो सकती है, धान का कटोरा। यदि पूछेगा कोसी का उद्गम कहां से होता है, धारा पंचधार कौसानी से। यदि पूछेगा कोसी की लंबाई कितनी, 168 किलोमीटर। ये आपकी कुछ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। आप पूछेगा कोसी राज्य से बाहर होती है, कहां से, उधम सिंह के सुल्तानपुर से। इसकी सहायक नदी है, इनसे उतना क्वेश्चन बनता नहीं है मेनली। जो आपकी बड़ी बड़ी सहायक नदी है ना, अन्य अनेक, जिनकी बहुत बड़ा नदी तंत्र है, जिनका यानी कि जिनका अफवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, उनसे ज्यादा आपके काली हो गया, यमुना हो गया, मंदाकिनी हो गया आपका, पिंडर हो गया आपका। ठीक है, इनसे आपका अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, लेकिन बस कभी अगर पूछ ले बाय द वे तो आपको 2-3 नाम आपको पता होने चाहिए कि देवलगढ़, मिनुलगढ़ और सुमालीगढ़ आपकी क्या है, इस कोसी की सहायक नदी है, और ये गरुड़गंगा और सुयाल। ठीक है, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखो, अब राज्य सरकार ने, देखो अब देखो आप, मेन समझने वाली चीज क्या है, देखो ये आपका बागेश्वर, क्या है, बागेश्वर। और इसी बागेश्वर से आपके निकल रही क्या, हेलो दोस्तों, तो आपके बीच में क्या हो गया था, आपके बीच में मैंने जब वीडियो आपका रिकॉर्ड किया था उसके बाद, तो उसकी वॉइस किसी कारणवश उसकी वॉइस उसमें आ नहीं पाई, तो मैं दोबारा यहाँ से आगे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, माइक में कुछ प्रॉब्लम शायद कुछ हो गई थी। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा था कि राज्य सरकार ने आपकी एक योजना बनाई है। ठीक है, कि वो क्या करे, आपका जो बागेश्वर है, इसी बागेश्वर से आपकी पिंडर नदी निकल रही है, पिंडारी के जैसे से, और इसी बागेश्वर से आपकी कौसानी से क्या, आपकी कोसी नदी निकल रही है। ठीक है, कोसानी से आपकी क्या निकल रही है, कोसी नदी निकल रही है धार धार से। ठीक है, तो देखो, तो राज्य सरकार एक योजना बना रही है कि क्यों ना इस पिंडर के पानी को इसमें, इस कोसी नदी में लाया जाए। क्यों, क्योंकि इस कोसी का पानी क्या दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ठीक है, और यह कोसी नदी, इस कोसी नदी का पानी क्या दिन प्रतिदिन कम हो जा रहा है। तो इस कोसी नदी,
यानी कि कोसी और पिंडर को जोड़ने की परियोजना, कोसी प्लस पिंडर नदी को जोड़ने की परियोजना आपकी कौन बना रही है? राज्य सरकार बना रही है। और इस कोसी से एक अन्य इंपॉर्टेंट चीज, इस कोसी नदी पे आपकी क्या एक मंदिर है, इस कोसी नदी के ठीक बीचों बीच में। जिस प्रकार से उत्तराखंड में क्या है, गढ़वाल में पौड़ी में धारी देवी मंदिर है, ठीक उसी प्रकार से नैनीताल में एक मंदिर आपका और है जो इस कोसी नदी के क्या है ठीक बीच में स्थित है, और इस मंदिर को कहते हैं गर्जिया देवी मंदिर। इसको क्या कहते हैं? गर्जिया देवी मंदिर, या इसी का अन्य नाम है उपटा देवी मंदिर, या इसी को उपटा देवी मंदिर कहते हैं। ठीक है। और इसी कोसी से आपकी एक अन्य इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कोसी बचाओ आंदोलन। कोसी बचाओ आंदोलन, कोसी नदी को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ था, जिसकी प्रणेता कौन थी? बसंती बिष्ट थी, जो आपकी क्या है समाज सेविका। इसकी प्रणेता, कोसी बचाओ आंदोलन की प्रणेता कौन है? आपकी बसंती बिष्ट, बसंती बिष्ट जी। आपको मैंने अच्छे से समझाया था ये, लेकिन उस वीडियो में आपकी वॉइस ना पाई तो कुछ दिक्कत उसमें होगी। ठीक है, ये आपका कोसी से रिलेटेड चीजें होगी थी। ये इतना पूरा मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसमें क्या मैंने बस पूरा पढ़ाया है, लेकिन वही इसकी आ नहीं पाई उस पर, तो मैं दोबारा इसको फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे। आपकी गौला नदी, क्या आपकी गौला नदी, ठीक है। इस गौला नदी का उद्गम है पहाड़ पानी नैनीताल से होता है। कहां से? पहाड़ पानी नैनीताल से। मैंने कहा इस गौला नदी आपकी एक इंपॉर्टेंट नदी है, इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपका एक बांध है जमरानी बांध, क्या है? एक बांध है जमरानी बांध। वह जमरानी बांध भी आपका इस गौला नदी पर ही क्या है स्थित है। जो इस गौला नदी की लंबाई है 102 किलोमीटर, ये भी अपने आप में क्या है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो गौला नदी की लंबाई कितनी? 102 किलोमीटर। इस पर एक बांध बन रहा है, ठीक है, जो क्या है जमरानी बांध है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस गौला नदी के किनारे आपका एक शहर बसा हुआ है, हल्द्वानी। उस शहर का नाम क्या है? हल्द्वानी। नैनीताल का एक शहर है, कौन सा? हल्द्वानी, जो इस गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और मैंने कहा इस गौला नदी का उद्गम कहां से? पहाड़ पानी नैनीताल से होता है, और उधम सिंह नगर के किच्छा से होकर यह राज्य से बाहर हो जाती है। राज्य से बाहर जब हो जाती है तो कहां प्रवेश करती है? यूपी में प्रवेश कर लेती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दाबका नदी, ठीक है, इसका उद्गम कहां से होता है? गर्म पानी नैनीताल से। ठीक है, अब देखो आप पहाड़ पानी नैनीताल, गर्म पानी नैनीताल, ये सारी नदी आपको दिखेंगी कि नैनीताल से निकल रही है और उधम सिंह नगर होते हुए राज्य से बाहर हो जा रही है। ठीक है, इन सभी नदियों का संगम, इन सभी नदी जो आपकी सभी नदियां हैं, नदियों के बारे में आपको ये देखने को मिलेगा कि नैनीताल से निकल रही और उधम सिंह नगर होते हुए यूपी में प्रवेश कर लेती है। ठीक है, दाबका नदी का उद्गम कहाँ था? गर्म पानी नैनीताल से। अब देखो उधम सिंह नगर के बाजपुर से राज्य से क्या बाहर हो जाती है। यदि हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी नदी आपकी और है बाखरा नदी, और इस बाखरा नदी का भी सेम वही सिस्टम है कि नैनीताल से इसका उद्गम होता है और उधम सिंह नगर के खानपुर से राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, वैसे ही आपका एक और नदी है आपकी नंदौर। इस नंदौर नदी का उद्गम भी कहां से होता है? नैनीताल चोरगलिया से। कहां से? नैनीताल चोरगलिया से। और उधम सिंह नगर से अभी क्या हो जाती है? उधम सिंह नगर में आपका एक बांध बना है इस नदी पे, इस नंदौर नदी पर आपका उधम सिंह नगर में एक बांध बना है, और इस बांध में जाकर यह नदी गिर जाती है। इस बांध का नाम क्या है? नानक सागर बांध। क्या है? नानक सागर बांध है। ठीक है, कोई सा भी बांध क्या होता है आपका इस प्रकार से बना होता है, कोई भी बांध आपका, इसके बीच में आपका क्या एक झील होती है, तो इस झील का नाम क्या है? नानक सागर झील। और इस पूरी बांध का नाम क्या है? नानक सागर बांध है। तो इस प्रकार से आपकी क्या उत्तराखंड की तमाम सभी नदियों का तो आपका हमने आपको संपूर्ण रूप से पढ़ा दिया था। ठीक है, आपकी नदी तंत्र यहीं पर समाप्त हो जाती है। कल जो आपकी क्लासेस आएगी, आपकी आएगी उत्तराखंड के टॉप 10 नदियां। क्या? उत्तराखंड के टॉप 10 नदियां आपके आएंगे कल, और बेसिन क्षेत्र के आधार पर। किस पर? बेसिन क्षेत्र के आधार पर, यानी कि ये आपकी नदी है 1 2 3 4, बहुत सारी नदी इसमें मिल रही है, इसका पूरा क्षेत्रफल अपवाद क्षेत्र पूरा, इसको बोलते हैं बेसिन क्षेत्र। ठीक है, इस बेसिन क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी 4 नदियां कौन सी है? आपकी टॉप 4 नदियां, टॉप 4 नदियां आपकी कौन सी है? और इसी नदी तंत्र से आपके और जितने भी छोटे हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो सारी चीजें आपको कल की क्लास में देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग क्या इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, और अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहन, सभी लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में चीजें आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।